The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस पे। आप लोग अगर YouTube पे अगर जरा सा भी वो होता है तो आपका स्वागत हम सभी पेजों पर करते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप माउंटेन एकेडमी कैंपस को सर्च कर सकते हो, द विष्णुकांत को भी सर्च कर सकते हो, और आप टेलीग्राम पर भी विष्णुकांत को सर्च कर सकते हो और द मैक क्लासेस को सर्च कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़कर के हिंदी और संस्कृत की क्लासों को अध्ययन कर रहे हो। हिंदी संस्कृत की क्लासों की श्रृंखला पे हम आपको संस्कृत पे तो आपको विगत वर्षों के सेंट्रल टेट के पेपरों को हल करा रहे हैं, हिंदी पे आपको हम उपसर्गों का अध्ययन करा रहे हैं, और हिंदी के उपसर्गों पे भी हम तत्सम उपसर्गों का आपसे अध्ययन करा रहे हैं। और आज हम उपसर्गों की अंतिम क्लास के लिए आपसे जुड़ते हैं। इस पे हमने कई उपसर्गों को आपको तय करा दिया, आज एक हम नी उपसर्ग तय कराएंगे। ना पे छोटी की मात्रा नी। नी का अर्थ क्या होता? नी माने होता बहुत, नी का अर्थ होता है नीचे, और नी का अर्थ होता अलावा। नी के हमारे तीन अर्थ तय होते हैं, बहुत, नीचे और अलावा। और नी से बनने वाला शब्द कैसा होगा? नी से बनने वाला शब्द सदैव तत्सम शब्द होगा। नी से बनने वाला शब्द हमारा संयोग शब्द होगा। नी से बनने वाला समास हमारा अव्ययीभाव समास पर गिना जाएगा। नी से बनने पर हमारी दीर्घ संधि तय होगी। नी से बनने पर हमारी कहीं कहीं यण संधि भी तय होगी, और नी से बनने पर कहीं कहीं हमारा व्यंजन संधि भी तय होगी। देखो, एक नी उपसर्ग हमारा तीन अर्थ लेकर के आया, बहुत, नीचे और अलावा। ये तो शब्द की प्रकृति हमें अर्थों की पहचान कराएगी कि हमें किस अर्थ का प्रयोग करना है। अगर आप देखो, हमारे 6 और भी प्रकरण जो हमारे हैं वो भी नी शब्द, नी उपसर्ग से हमारे तय हो सकते हैं। कई नी से बनने वाला, ये तो निश्चित है कि नी से बनने वाला शब्द हमारा किस कोटि का होगा? तत्सम होगा। नी से बनने वाला शब्द संयोग हो सकता है। नी से बनने वाला समास सदैव अव्ययीभाव होगा, और नी से बनने पर हमारी दीर्घ संधि तय होगी, यण संधि तय होगी, और व्यंजन संधि तय होगी। हम सबसे पहले हमारे संयोग शब्दों की बात करेंगे। जैसे हमने कहा नियम, और संयोग के लिए हम पिछले वीडियो पर आपको बता भी चुके हैं। संयोग हम कहते किसको हैं? दो अलग अलग पदों को जब स्थापित किया जाए, जोड़ा जाए, और उनके मध्य कोई परिवर्तन न हो, तो वहाँ पर हमारे संयोग शब्दों की श्रेणी तय होती है। जैसे नियम शब्द है, नी को अगर हम यहाँ से हटाएं और यम को जोड़ें, तो क्या नियम और यम के बीच में कोई परिवर्तन हुआ? तो ये किस कोटि पे गया? ये संयोग कोटि पर गया। जैसे निबंध शब्द है, आप देखो, नी उपसर्ग को हटाया तो भी बंध शब्द सार्थक है। हमने निडर शब्द लगाया, नी को हटाते हैं तो भी डर शब्द सार्थक है। हमने निक्षिप्त लगाया, क्षिप्त माने फेंका हुआ, क्षिप्त माने गिराया हुआ, नी माने बहुत, नीचे और अलावा। जब कोई चीज़ बहुत दूर तक फेंकी जाती है, दूरी से ऊंचाई से गिराई जाती है, तो उसको हम निक्षिप्त बोलते हैं। ये शब्द हमारे किस कोटि के तय हुए? ये शब्द हमारे संयोग कोटि के तय हुए। सारे शब्द कौन से हैं? तत्सम है। सारे शब्दों में समास कौन सा है? अव्ययीभाव है। और सारे शब्दों पे उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग है। अब हम एक दीर्घ संधि की भी बात करें। दीर्घ संधि का एक उदाहरण हमको मिलता, जैसे नीर शब्द है। अब ऐसे तो आपको लगता है कि नीर शब्द नहीं टूट सकता, लेकिन नीर शब्द पे दीर्घ संधि तय होती है। नीर संधि का जब विच्छेद करते हो तो नी, छोटी नी और ईर। नीर माने क्या होता है? नीर माने आपने जल पढ़ा है, नीर माने आपने पानी पढ़ा है, बिल्कुल है। ईर माने गंदगी होती है, और नी माने एक आपने अर्थ इसका अलावा भी तो पढ़ा है। तो जहाँ गंदगी के अलावा की बात हो, जहाँ स्वच्छता की बात हो, जहाँ सफाई की बात हो, गंदगी से रहित होने की बात हो, वहाँ नीर शब्द होता है। तो ये शब्द किस संधि पे गया? हमारा दीर्घ संधि पे गया। समास कौन सा है? अव्ययीभाव है। शब्द कैसा है? तत्सम है। और नीर शब्द पे हमारा उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग हुआ। यण संधि के हम उदाहरण देख लें। हमने कहा न्यून, आप देखो, संधि के लिए हमने आपको यण संधि पे बताया था, या व रा से पहले आधा अक्षर हो। आप देखो, या से पहले आधा अक्षर है, ये हमसे कहता हम यण संधि हैं। हमने इसका विच्छेद कर दिया तो नी धन ऊन हो गया। और नी माने बहुत, नीचे अलावा, और ऊन माने एक कम। जहाँ कहीं कम की बात होती, कमी की बात होती, वहीं तो आप न्यून शब्द का प्रयोग करते हो। हमने कहा शब्द न्याय, न्याय पे भी तो यण संधि होती है। आप देखो, न्याय शब्द को भी हमने विच्छेद कर दिया, नी धन आय।
बहुत नीचे और अलावा के अर्थ में आप जब इसको लेकर के आते हो तो बहुत आय माने चलने वाला, जो बहुत अधिक चलने वाला है। न्याय वह व्यवस्था होती है जो किसी व्यक्ति को लंबी दूरी तक चलाती है। न्याय व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारी सहभागिता करता है, उसी को तो हम न्याय बोलते हैं। इसी तरीके से एक शब्द आप देखो, न्यास शब्द है। न्यास शब्द का जब आप विच्छेद करते हो यह भी अण संधि से विच्छेद होता है। नी धन आस, आस माने बैठना है, बैठाना, हमने आपको समास पे तय कराया। देखो ये सारे शब्द हमारे किस संधि के तय हुए, ये सारे शब्द हमारे यण संधि के तय हुए। इन सब पे उपसर्ग देखो आप, नी नी नी, सब पे नी उपसर्ग निकल करके आया। सारे शब्द किस कोटि के हैं, सारे शब्द तत्सम हैं। सारे शब्दों पे समास कौन सा तय हुआ, सारे शब्दों पे अव्ययीभाव समास तय हुआ। अब एक व्यंजन की भी बात करें, जैसे शब्द है निष्ठुर। आपको हमने एक व्यंजन संधि पे एक नियम बताया था कि छोटे या बड़े या को छोड़कर कोई भी स्वर यदि दंतव्य सा से योग करता है तो दंतव्य सा हमारा मूर्धन्य सा पे बदल जाता है। और आप देखो मध्य में मूर्धन्य सा आ रहा, ये हमारी पहचान कराता कि हमारे पास में व्यंजन संधि का योग हो रहा। इस शब्द को जब आप विच्छेद करते हो तो ये शब्द टूटता नी धन स्थूल पे टूटता। जैसे शब्द है निष्ठा, निष्ठा शब्द को तोड़ते हो तो नी धन स्था होता है। तो ये दोनों उदाहरण हमारे किस संधि के तय हुए, ये दोनों उदाहरण हमारे व्यंजन संधि के तय हुए। दोनों पे उपसर्ग कौन का निकल के आया, दोनों पे उपसर्ग नी निकल करके आया। शब्द किस कोटि के हैं, तत्सम है। शब्दों पे समास कौन सा है, अव्ययीभाव है। शब्दों पे संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। देखो आप उपसर्गों के अध्ययन के साथ आप कई प्रकरणों को अपना पूरा कर रहे हो। जो कुछ भी आपने पुराना वीडियो पे देखा हुआ है हमारे साथ जुड़ करके, उन सब का आप एक रिवीजन के रूप पे आप इसको तय कर रहे हो। ये हमारी उपसर्गों की व्यवस्था है। उपसर्गों पे हमने आपको नी उपसर्ग दे दिया। एक और अधिक उपसर्ग के रूप में आता है जिसको उत और उद के रूप में हम पहचानते हैं। देखो उत और उद हिंदी के या संस्कृत के वह उपसर्ग हैं जिस पर कि हमको संधि के रूप में कई उच्चारण तय होते हैं, कई नियम मिलते हैं कि तादा का योग जाझा से हो जाए, तादा का योग चवर्ग से हो जाए, ता का योग तालपशा से हो जाए। तो इस तरीके के हमको कई नियम मिलेंगे। तो उत और उद अगले उपसर्गों को हम तय करें, उ तापे हलंत या उ दा पे हलंत। इनके अर्थ क्या होते हैं, इनके तीन अर्थ निकल करके आते हैं, ऊपर, आगे और अधिक। ये हमारे तीन अर्थ निकल करके आए। इस पे कौन कौन से हमारे प्रकरण साथ देंगे हमारा उत उद को पढ़ने पर। सबसे पहले तो इनसे बनने वाला कोई भी शब्द अव्ययीभाव होगा, इनसे बनने वाला कोई भी शब्द तत्सम शब्द होगा, इनसे बनने वाला कोई भी शब्द या तो संयोग होगा और या व्यंजन संधि को लेकर के आएगा। इसमें कोई स्वर संधि बिल्कुल नहीं बन सकती। अच्छा, स्वर संधि क्यों नहीं बन सकती? स्वर संधि के पीछे कारण होता है कि दोनों पदों का जो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण सदैव स्वर होता है। इस पे देखो, जब एक व्यंजन तय है तो इस पर संधि तो केवल व्यंजन तय हो सकती है। यदि आपको संधियों पर कोई समस्या आती है तो आप हमारे पुराने वीडियो पर जाकर के संधियों का अध्ययन करोगे तो संधि रूपी समस्या आपकी बिल्कुल समाधान हो जाएगी और आप ये तय करने लगोगे कि यहाँ पर केवल व्यंजन हो सकती है। जैसे हमने एक पद व्यंजन का स्थापित कर दिया तो यहाँ पे केवल व्यंजन हो सकती, इस पे स्वर हो ही नहीं सकता। अब हम इसकी उदाहरणों की बात करें। जैसे एक शब्द आपको मिला उन्मुख, आप देखना एक हमने संधि आपको अनुनासिक संधि तय कराई। वहाँ हमने कहा था किसी वर्ग का पहला वर्ण यदि किसी पंचम वर्ण से या अनुनासिक वर्ण से योग करता है तो वह अपने वर्ग के पंचम में चला जाता। अब आप देखो यहाँ पर ना बना हुआ है और ना किस वर्ग का पंचम है, ता था दा धा ना तवर्ग का पंचम है। जब आप इसका विच्छेद करते हो तो उत धन मुख बनता है। ता पहला वर्ण अनुनासिक वर्ण से योग किया, ता अपने वर्ग के पंचम में चला गया। एक और इस तरीके के हमने उदाहरण आपको बताए थे, जैसे उद्गम। आप देखो इसको भी विच्छेद किया तो उत धन गम बना। हमने आपको बताया था किसी भी वर्ग का पहला अक्षर यदि किसी तीसरे चौथे वर्ण से योग करे या वा रा से योग करे तो वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर पर चला जाता। तो ता का तीसरा अक्षर कौन सा है, दा है। इस तरीके से ये तीसरे पे चला गया। इसी का एक और देख लो आप, जैसे शब्द है उद्घाटन, तीसरा अक्षर दिख रहा, इसी को पहले अक्षर पर भेज दिया हमने कहा उत धन घाटन। ये भी नियम तय हो गया। इसी तरीके से एक आप और देखो, जैसे हमने कहा उच्चारण।
ऐसे देखने पर हमको उत उपसर्ग नहीं लग रहा है, लेकिन हमने आपको एक नियम बताया था कि यदि ता का योग चा से होता है तो ता चा पे परिवर्तित हो जाता है। वही तो इसमें हो रहा, चा मध्य पे दिख रहा। अगर इसका विच्छेद करते हो तो उत धन चारण बनता है। एक और हमने बताया था आपको, जैसे शब्द है उज्ज्वल, आप देखो उज्ज्वल लिखा हुआ मध्य पे जा बना। एक हमने संधि पढ़ाते समय एक नियम बताया था, यदि ता दा का योग जा झा से होता है तो ता हमारा दा जा पे बदल जाता है। वही तो जा मध्य पे दिख रहा। इसका भी जब विच्छेद करते हो तो ये उत धन ज्वल होता है, शब्द बन गया उज्ज्वल। एक शब्द हम और देखें, हमने कहा उत्टीका। हमने आपको एक नियम बताया था, यदि ता का योग टा से होता है तो ता टा पे बदल जाता। जब इसका भी विच्छेद करते हो ये उत धन टीका बनता है। आप देखो कितने सारे हमको इसी तरीके से मिल रहे। जैसे एक और हम देखें, हमने कहा उल्लास, ऐसे हमको उत उपसर्ग नहीं दिख रहा है और इस शब्द पे उपसर्ग पूछेगा तो आपको समस्या आएगी, तब आप संधि का प्रयोग करोगे। हमने एक नियम बताया था, जब कभी भी ता का योग ला से होता है तो ता ला पे बदल जाता। जब इसका विच्छेद करते हो तो ये भी तो ता पे बदल जाता, तो शब्द क्या बन जाता, उत धन लास बन जाता, उल्लास बन गया। ता का योग ला से हुआ तो ता ला पे बदल गया। इसी तरीके से एक और हमने आपको शब्द बताया था, जैसे हमने शब्द बताया था उद्धार। हमने कहा था जब भी पहले पद का अंत ता से हो जाए और दूसरे पद का प्रारंभ हा से हो जाए तो ता और हा दोनों अपना रूप बदलते हैं। ता दा पे बदल जाता और हा धा पे बदल जाता। आप देखो ये भी नियम हमारा पूरा हुआ। एक और उदाहरण आप देख लो, जैसे हमने कहा उच्छ्वास। एक नियम हमने आपको बताया था, जब कभी पहले पद का अंत ता से हो और उसका योग तालव्य शा से हो जाए तो वो सा छा पे बदल जाता और ता चा पे बदल जाता। इसका जब आप विच्छेद करते हो तो उत धन श्वास होता है। पहले पद का अंत ता से, दूसरे पद का प्रारंभ शा से। देखो इन शब्दों पे आपको एक पहले नज़र पे आपको उत उपसर्ग बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। यदि आप संधि का प्रयोग नहीं करते तो शायद इस पे आपको उपसर्ग निकालने पे समस्या आती। अब आप देखो हमने संधि का केवल विच्छेद कर करके तोड़ तोड़ के तय कर दिया तो सभी पे देखो उत उपसर्ग निकला, उत 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 उत। हमने संधि के नियमों का प्रयोग किया, सभी पे संधि व्यंजन तय कराई और स्पष्ट रूप से उत उपसर्ग को निकल के सामने आया। तो इन सारे शब्द हमारे उत उपसर्ग के हो गए। संधि कौन सी हुई, व्यंजन हुई। शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। और शब्दों में समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। इस तरीके से आपने उत उपसर्ग को भी पढ़ा। और उत के और दूसरे भी तरीके से आप, जैसे उद्घाटन शब्द है, जैसे उद्घाटन है, इस पे हमारा अगर विच्छेद ना भी किया जाए, संधि का आधार ना ले लिया जाए तो भी ये संयोग शब्द के रूप में आएगा। लेकिन अगर व्यंजन से आपने तोड़ दिया, संधियों का अगर आपने अध्ययन पूर्व में किया है, आपने पूर्व का अध्ययन किया, उसका आपने प्रयोग किया, एक तो हमारा पुनराभ्यास का कार्य हुआ और दूसरा इसको उपसर्गों को निकालने की एक व्यवस्था मेरे साथ में आ गई। तो आपने उत और उद को भी पढ़ लिया। अब अंतिम बचे हुए हम 2 उपसर्गों का अध्ययन और कर लें। अगले उपसर्ग हमारे बड़े आसान से हैं। अब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप उपसर्गों के प्रति हमको आश्वस्त करोगे कि आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यदि आप समझ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंटों के माध्यम से हमसे आप प्रश्नों को कर भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसको, एक लाइक का विकल्प होता है और डिसलाइक का विकल्प होता है, आप उसको डिसलाइक करिए, लेकिन आप कमेंट जरूर दीजिए कि आखिर किस कारण से आप डिसलाइक कर रहे हो, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो उपसर्गों का आपसे तय नहीं हो रहा है। जब हम उपसर्गों के अपने प्रकरण को ख़त्म करेंगे तो हम आपको एक प्रश्नावली भी तय कराएंगे उपसर्गों पर आधारित, जो वीडियो क्लास पे ना होकर के हमारी पेन टाइप पे होगी। वो वीडियो जब आपको मिलेगी ऑडियो के रूप में तो आप मेरे साथ जुड़ करके उन प्रश्नों को भी तय करने में सक्षम हो जाओगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो उपसर्गों के भी हमसे गलत होते हैं। वो उनकी बात हम आपको एक क्लास आज के बाद में जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो पे हम आपको प्रश्नावली भी तय कराएंगे। कुछ 2 उपसर्ग और बचते हैं, उनकी बात और कर दें। जैसे परा एक उपसर्ग है। परा का अर्थ होता है विपरीत और एक परा का अर्थ और होता है, परा का अर्थ होता है अनादर। देखो परा के 2 अर्थ निकल करके आए और परा से बनने वाला शब्द सदैव तत्सम होगा। इससे बनने वाले शब्दों पे सदैव समास कौन सा होगा, सदैव समास अव्ययीभाव ही होगा। शब्द कैसे होंगे, शब्द हमारे संयोगी होंगे, इनमें किसी संधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा।
तत्सम शब्द होंगे, अव्ययीभाव समास होगा और संयोग के रूप में हमारे सामने आएंगे। जैसे शब्द देखो, परामर्श, पराविद्या। आप देखो सारे संयोग शब्द हैं, इन पे हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पराजय, पराकाष्ठा, क्या आप देखो इनमें कोई संधि का कार्य हो रहा? अगर हम परा शब्द, परा उपसर्ग को अलग भी करें तो दूसरा पद हमारा सार्थक बनता है। देखो इन शब्दों पे हमारा शब्द कौन से किस कोटि का है? तत्सम है। शब्द कैसा है? अव्ययीभाव। समास कौन सा? अव्ययीभाव है। और शब्दों का प्रकार कौन सा है? संयोग है। आपको ये ऐसे आसान लग रहे हैं, बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से तय कर लोगे। लेकिन अगर हम इनको दो भागों पे बांट दें, हम इसको 3-4 उदाहरणों से तय कराएं, हम इसको इसके साथ में हम 4 उदाहरण और लिख दें। हम कहें पराधीन, पराश्रित, परायण और पराविद्या। आप देखो मध्य पे आपसे ऐसा कोई प्रश्न देगा और ये आपसे पूछेगा कि इस पे किस पे परा उपसर्ग नहीं है। आप जरा तोड़ के देख लो। पराधीन दीर्घ संधि है, हमने आपसे कहा परा उपसर्ग से कभी संधि का निर्माण नहीं होगा, अर्थात इस पे परा उपसर्ग नहीं हो सकता। पराश्रित आप देखो दीर्घ संधि है, संधि होगी तो परा उपसर्ग नहीं होगा। परायण इस पे भी दीर्घ संधि है, अर्थात इस पे भी नहीं हो सकता। पराविद्या इस पे आपका उपसर्ग तय होता। देखो चारों में से लग हमें चारों पे परा 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 रहा था, लेकिन हमें उपसर्ग किस पे निकला? केवल एक पे निकला। तो ऐसे आपके उपसर्गों के प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि हिंदी की कोई छोटी से छोटी व्यवस्था भी आपको 1 नंबर से वंचित कर सकती है, या 1 नंबर दिला करके आपको परिणाम, अपेक्षित परिणाम में 1 नंबर आपका जोड़ सकती है। तो आप उपसर्गों के साथ इसी तरीके से जुड़ो। एक अंतिम उपसर्ग की चर्चा हम और करें, वो भी आसान सा उपसर्ग है। एक अब उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है बुरा, जिसका अर्थ होता है अभाव और जिसका अर्थ होता है विपरीत। इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो सदैव तत्सम होगा, ये तो तय है। शब्द हुआ तो तत्सम है। शब्दों की कोटि कौन सी है? शब्द साफ संयोग कोटि के होंगे। और शब्दों पे समास कौन सा होगा? शब्दों पे समास हमारा अव्ययीभाव तय होगा। इस पे भी कोई संधि बिल्कुल नहीं होगी। आपकी पहचान परा वाले पे भी हमने बताई कि यदि किसी संधि वाला कोई भी उदाहरण आपको मिले तो आप ये मान लेना कि परा उपसर्ग नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर इस पे कोई संधि का उदाहरण मिले तो आप ये मान लेना कि इस पे भी अब उपसर्ग बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे आप उदाहरण देख लो, हमने कहा अवगुण, हमने कहा अवतार, हमने कहा अवमानना, हमने कहा अवतंस। आप देखो ये सारे शब्द हमारे तत्सम हैं, सारे शब्द संयोग हैं और सारे शब्दों पे समास कौन सा तय हुआ? अव्ययीभाव तय हुआ। तो इन शब्दों पे अव्ययीभाव तय हुआ, संयोग हुआ और उपसर्ग कौन सा है? अब सभी पे उपसर्ग हमारा कौन सा तय हुआ? सारे शब्दों पे हमारा उपसर्ग अब तय हुआ। इसी कारण से हम कहते हैं कि आप किसी भी वीडियो को अंत तक देखते रहो। अंत तक इसलिए भी देखते रहो, जैसे परा का उदाहरण देखा, परा का हमें उदाहरण बड़े आसान लग रहे थे, लेकिन जब परा के उदाहरणों को हमने तय किया तो 4 में से 3 उदाहरणों पे परा उपसर्ग नहीं निकला और केवल 1 पे निकला। ऐसे हम कई ढेर सारे उदाहरणों को आप प्रश्नावली के माध्यम से तय कराएंगे। आज हम संस्कृत के उपसर्गों की बात यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो पर हम हिंदी के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्गों के बाद हम इस पर आधारित जो हमें भ्रमित करने वाले प्रश्न होंगे उनकी प्रश्नावली तैयार करके आपको देंगे। आप एक एक प्रकरण को मेरे साथ कंप्लीट करते जाइए, पूरा करते जाइए। आप ये तय मानो कि आप अपेक्षित परिणाम से भी अच्छे परिणाम को लाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। The Math Classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.